हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब लाइव। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में, है ना, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। हमने क्या क्या सीखा था पिछली क्लास में? हमने क्या क्या सीखा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं, अगर कोई 6 संख्या पूछ दे, 6 परिमेय संख्या पूछ दे तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में 7 परिमेय संख्या पूछ दे तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। हमने ये भी सीखा था कि कैसे एक पूर्णांक परिमेय संख्या है, कैसे एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, कैसे एक पूर्ण संख्या पूर्णांक है। ये सारी बातें हमने कल की क्लासेस में सीखी थी। कल की क्लासेस में मैंने अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता दिया था कि कैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। आज एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने बताया था कि जब हम वास्तविक संख्या को लेते हैं, किसको लेते हैं? वास्तविक संख्याओं को लेते हैं। वास्तविक संख्याओं को लेते हैं। जब हम वास्तविक संख्याओं को लेते हैं, जिनको हम रियल नंबर्स कहते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं? 2 टुकड़ियों में बांट देते हैं। पहला जो हमारा हो जाता है वो परिमेय संख्या हो जाता है, जिसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। दूसरा हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। बहुत बढ़िया। ठीक। तो इससे क्या पता चलता है कि असल में जो वास्तविक संख्या है, क्या है? वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का क्या है? संग्रह है। क्या है? वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या है? संग्रह है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का संग्रह है ना। कि अगर हम एक सर्कल बनाएं, वृत्त बनाएं, उसमें अगर हमने बाहर में वास्तविक संख्याओं को रख दिया, क्या रख दिया? वास्तविक संख्याओं को रख दिया, तो इसके अंदर में हमारे पास क्या क्या आएंगे? इसके अंदर में 2 संख्याएं आएंगी। एक होगा हमारा क्या? ऐसा सर्कल, एक होगा ऐसा सर्कल, है ना। इसमें आएगा हमारे पास क्या? परिमेय संख्या, और इस वाले में हमारे पास क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने जान लिया था कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, है ना। जिसमें हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या परिमेय संख्या में आती है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या में आती है, पूर्णांक परिमेय संख्या में आता है, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या में आती है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता दिया था, ऐसी संख्या जो क्या हो? वर्गमूल, जिसका हम वर्गमूल निकाल ना सके, है ना, जिसका हम क्यूब रूट ना निकाल सके, जिसका स्क्वायर रूट ना निकाल सके, है ना। और ऐसी संख्याएं जो रिपीट ना करें, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि संख्या कि हमको तो कल हमने पढ़ लिया था कि √2 हमारा क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है। नहीं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो, √2 जो है, अगर मैं √2 बोलूँ और √4 बोलूँ, है ना, ये दोनों क्या है? ये दोनों वर्गमूल हैं। ठीक है। अगर 16 बोलूँ, 16 बोलूँ, मैं क्या बोलूँ? 16। इस पर मैंने ऐसे नहीं कर रखा है,
तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, 4 का घात 2, मतलब 4 का ये क्या है, 4 का क्या है, ये वर्गमूल है। क्या है ये, वर्गमूल है। लेकिन अगर मैंने इस 16 को इसमें डाल दिया, 4 का ये वर्ग है, वर्गमूल नहीं है, क्या है ये, वर्ग है। लेकिन अगर 16 को मैंने अंदर डाल दिया, क्या डाल दिया, अंदर डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल होगा 4, है ना, क्योंकि 4 का पावर 2 डालने पे ही हमें क्या प्राप्त होता है, 16। उसी तरह यहाँ पे 2 क्या होगा, किसी न किसी का वर्गमूल होगा। 4 क्या, रूट अंदर 4 क्या होगा, किसी न किसी का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे से हमें पता चलता है कि रूट अंडर 2 जो है वो ऐसी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। लेकिन ये जो रूट अंडर 4 है ये प्लस माइनस 2 का क्या है, वर्गमूल है। 2 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि ये दो रूट 2 हमारे पास, रूट 2 को हम कौन सी संख्या बोल सकते हैं, रूट 2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट 2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। बहुत बढ़िया, इरेशनल नंबर। अब सिंस क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये एक वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या तो एक वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या है, तो हम जो नंबर लाइन बनाते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं, जहाँ यहाँ 0 होता है, यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, और इसी तरह से अपना आगे बढ़ता रहता है। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसी तरह से अपना क्या करेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा, या सीधा संख्या रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। अगर ये वास्तविक संख्या रेखा है और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों ही वास्तविक संख्या में आते हैं, ये दोनों ही क्या है, वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब ये जो रूट 2 है, ये रूट 2, ये हम वास्तविक संख्या पे, इस संख्या रेखा पे हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, क्योंकि भाई है तो ये भी एक वास्तविक संख्या ही ना। रूट 2 भले ही अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का हिस्सा है। तो इसका मतलब रूट 2 हमारा नंबर लाइन पे हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा, या इसका असल नाम क्या है, वास्तविक संख्या रेखा। तो इसको रूट 2 को इस पे कैसे दर्शाएंगे ये हम देखते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रूट 2 दर्शाने के लिए हमको पता है कि अगर मैं करना चाहूँ 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, तो मुझे पता चल जाता है कि 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, रूट 2 बन गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, रूट 2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक संख्या रेखा लेनी होगी ये संख्या रेखा हो गया, संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। संख्या रेखा पे बिल्कुल बीचों बीच होता है 0, वहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया 2, और यहाँ हो गया 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर, तो मुझे बताओ बेटा कि अगर मैं एक इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लूँ, है ना, जिसमें ये वाली संख्या भी क्या हो, 1 हो, ये वाली भुजा भी 1 हो, और ये वाली भुजा भी 1 हो, और ये 90 डिग्री हो, ये क्या हो, 90 डिग्री हो। तो मुझे बताओ कि हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण जो है ये, क्या इसका मान अगर हम देखें तो इसका मान 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर रूट 2 नहीं हो सकता। पाइथागोरस बाबा के हिसाब से, पाइथागोरस बाबा ने क्या कहा था कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर।
या कर्ण बोल लो, कुछ भी बोल लो, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण नहीं बोला जाता है ना इसको, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। इस पे उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इस लाइन को, क्षैतिज लाइन को, इसको अगर मैं इस पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं ये लाइन 1 यूनिट का बना लूँ, क्या बना लूँ, 1 यूनिट का, इस लाइन को 1 मान लूँ, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री राइट पे एक लाइन और खींच दूँ, और इसकी लंबाई भी मैं 1 यूनिट यहाँ से ले लूँ, क्या ले लो, 1 यूनिट। तो देखो हम जानते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमने 1 लिया है, 1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर 2, 3, लेकिन हमें कितना लेना है, 1 ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ क्या है, 1 है। अगर हमने इस पूरे ट्राइंगल को, इस पूरे त्रिभुज को इस पे बना दिया, तो इसका विकर्ण से हमको √2 नहीं पता चल जाएगा ये कहाँ पे है, ठीक है। तो हमने ये बना दिया, 1 ले लिया, फिर यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल पे एक लाइन खींचा, जो इसके साथ क्या है, 90 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हो गया यहाँ पे अब यहाँ पे भी ये भी क्या हमारा 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, कितना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा स्केल रख के इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। अब देखो, अब ये जो तुम्हारा बनेगा, ये तुम्हारा √2 का बनेगा, किसका बनेगा, √2 का। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 और ये 1 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, √2 बन जाएगा। √2 बन गया। अब क्या करो, अपना जो है प्रकार लो, उसका जो लोहे वाला चुभने वाला इलाका है उसको यहाँ पे रखो, और जिसमें पेंसिल लगाते हो उसको यहाँ पे रखो, और उससे क्या करो, इस तरीके से करो कि ये इस साइड में कहीं ना कहीं पे जाके कट करेगा, और जहाँ पे कट करेगा वही संख्या पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। ये √2 हमने बनाना सीख लिया। चलो आगे हम और बढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि और सारी संख्याओं को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए, क्योंकि हमें पता है भाई √3 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या ही तो है तो अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या किसका हिस्सा है, वास्तविक संख्या का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस √3 को उठाएंगे और हम देखेंगे कि इस √3 को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, इस √3 को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हम क्या क्या कर सकते हैं बताओ बेटा। अगर हम करें कि 2 जोड़ 1, 2 जोड़ 1, तो क्या ये 2 जोड़ 1 3 नहीं हो जाएगा, 2 जोड़ 1 3 हो जाएगा। 2 जोड़ 1 अगर 3 हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो ये हमने क्या किया, पहले इस 3 को 2 जोड़ 1 में तोड़ दिया। सबसे पहले क्या काम करना है, 3 को 2 जोड़ 1 में तोड़ दिया, 2 जोड़ 1 क्या होता है, 3 ही तो होता है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4 1 5, तो ये तो √5 का बन जाएगा। तो हम तो 2 का स्क्वायर कर नहीं सकते, लेकिन अगर हम √2 का स्क्वायर कर दे तो, किसका स्क्वायर कर दे, √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो 2 है ये √2 का स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल है √2 का स्क्वायर। और जो 1 ये हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर बन गया हमारे पास। बस अब क्या करना है, हमें संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा बना लो, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच 0 रहेगा, यहाँ बेटा रहेगा तुम्हारा 1 2 3, बराबर बराबर काटते हैं ना, यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो √3 का बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें बनानी पड़ेंगी, एक तो √2 का बनाना पड़ेगा और एक 1 का बनाना पड़ेगा। √2 का और 1 का बनाना पड़ेगा। √2 का भी हमने सीखा है बनाना। √2 का क्या है कि 1 को यहाँ से 1 ले लेना है और फिर एक 90 डिग्री का लाइन खींचना है, ठीक है। ये 90 डिग्री का होगा यहाँ पर, और इस जगह भी 1 तुमको क्या कर लेना है, काट लेना है। 1 यूनिट कंपास जो होता है ना तुम्हारा प्रकार, उससे 1 यूनिट काट लेना है। कैसे काटोगे, ऐसे नाप लोगे, इससे नाप लोगे कि ये 1 कितना बना, कंपास को लेके नाप लोगे। अब जितना कंपास खुलेगा 1 यूनिट का खुलेगा, वो लेके फिर यहाँ पे डाल के ऐसे कट मार दोगे कंपास से, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, फिर तुम्हें क्या करना है, इसे मिला देना है।
इसे क्या करना है, मिला देना। ये यहाँ पे आके मिल जाएगा, ये तुम्हारा क्या बनेगा, √2 का बनेगा। किसका बनेगा, √2 का बनेगा। बहुत बढ़िया। अब ये √2 का बन गया तो देखो, एक तो तुमको √2 मिल गया, क्या मिल गया, √2 मिल गया। अब तुमको 1 का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करो, अभी यहाँ से क्या यहाँ से क्या करो, यहाँ से एक 90 डिग्री का बना दो। 90 डिग्री का बना दिया, इस जगह पे जहाँ पे तुमने कट किया था वहाँ से एक 90 डिग्री का बना दो। और फिर यहाँ पे जो कंपास से तुमने 1 यूनिट काटा था वो 1 यूनिट यहाँ पे काट लो। तो देखो, इसको अगर तुम 1 यूनिट मान लेते हो तो ये √2 और ये 1। अब जब तुम इसको मिला दोगे इसे मैं ऐसा क्या करता हूँ ना कि ये वाला जो है ना, इसे मैं डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ, क्योंकि असल में हमें बनाना ये थोड़ा ना, हमें बनाना √3 है। तो देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया। देखो 0 हो गया, इसको ए नाम दे दो, इसे बी, इसे सी, ठीक है। तो OAB तुम्हारा क्या हो गया, √2 का हो गया यहाँ पे। इसके बाद OBC जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में तुम देखोगे कि एक भुजा √2 की है और एक भुजा √1 की है। तो ये जो हो जाएगा ये विकर्ण, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, इसका ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये कितनी हो जाएगी, √2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर √3। √3 इस पर हमने दर्शा दिया। ठीक है बेटा, बात समझ में आई अच्छे से। अभी हम और भी करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, है ना। हो गया, समझ में आ गई बात ये। चलो अब अगला सवाल हम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये सवाल हमारा क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो बिल्कुल है, मैंने शुरू में बता दिया था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या को हमने 2 भागों में बांट दिया था। पहला भाग हमारा परिमेय संख्या था, दूसरा भाग हमारा क्या था, अपरिमेय संख्या था। तो इसका मतलब हर अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उसके बाद संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ √m एक प्राकृत संख्या है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, देखो इसने क्या बोल दिया है कि संख्या रेखा पर जो हम बिंदु दिखाते हैं क्या वो हमेशा √m टाइप का होता है। चलो देख लेते हैं। देखो √m है, हम √m लेते हैं, ठीक है, √m लेते हैं। तो संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु होगा, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, √2 ये संख्या रेखा पर होगा, √3 ये संख्या रेखा पर होगा, √11 ये संख्या रेखा पर होगा, √5 ये सारे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया रूट में -2, तो क्या हम इसे दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर? क्या अगर मैंने लिख दिया रूट में -11, क्या हम इसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? नहीं दर्शा सकते। क्या अगर मैंने लिख दिया रूट में -20, क्या हम इसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? नहीं दर्शा सकते। क्यों नहीं दर्शा सकते बेटा? क्योंकि ये सारे नंबर जो है ना, ये सिर्फ नंबर जो रूट में नंबर माइनस में है, ये हमारे वास्तविक संख्या है ही नहीं। ये सारे क्या है, काल्पनिक संख्या हैं। क्या हैं? काल्पनिक संख्याएं। क्या हैं ये? काल्पनिक संख्याएं। तो इसका मतलब हम जो रूट में ऐसे संख्या जो माइनस में हो उसको हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? नहीं दर्शा सकते। तो संख्या रेखा पर हर बिंदु √m टाइप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूट में माइनस भी आ सकता है अपना, है ना। तो ये बिंदु तो संख्या रेखा पर हम दर्शा नहीं सकते, वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते। इसलिए ये वाला जो हमारा कथन है वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये वाला थोड़ा उल्टा हो जा रहा है, जो फर्स्ट वाला है उसका उल्टा हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन हर
वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि √4 अगर हम 4 लिखें तो 4 हमारा क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये भी परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होता है, इसलिए हर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, हर वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है, ठीक है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब बता, ये मुझे बताओ, धनात्मक पूर्णांक में हम क्या क्या ले सकते हैं? पूर्णांक का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ। पूर्णांक का मतलब होता है, हम पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, है ना। इंटीजर्स में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह से अपना आगे बढ़ते चले जाएंगे। 13 14 15 16 17 उसके बाद यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह से ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला है धनात्मक पूर्णांक। क्या? धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक की बात की है, इसका मतलब हमें क्या करना है, ये 0 से पहले जो है ना, इन सभी संख्याओं को क्या करना है, हटा देना है, क्योंकि ये क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक में जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, ये पूरी संख्याएं आ जाएंगी धनात्मक पूर्णांक में हमारे पास, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक में जब ये पूरी संख्या आई तो ये हमसे असल में पूछना क्या चाह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो अगर एक धनात्मक पूर्णांक है तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 को रूट में डाल देंगे, 1 को क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे। उसके बाद 2 को भी रूट में डाल देंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना ना, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इस तरह से इस डब्बे में डाल देना पड़ता है, इस तरह का डब्बा बनाओ उसमें डाल दो। उसी तरह 3 को डाल दो, उसी तरह हम क्या करें, 4 को डाल दें, उसके बाद 5 को डाल दें, उसके बाद 6 को डाल दें, उसके बाद 7 को डाल दें, 8 डाल दें, फिर उसके बाद क्या करें, 9 डाल दें। ऐसे ही करते करते अपना 11 12 13 14 15, फिर 16 भी रूट में आएगा, फिर उसके बाद ऐसे करते करते क्या आएगा, 19 भी रूट में आएगा, फिर 20 भी रूट में आएगा, फिर 21 भी रूट में आएगा, है ना, फिर 25 भी रूट में आएगा, 23 24 25 सब रूट में आएगा ना, इसी तरीके से 25 भी रूट में आएगा। ऐसे करते करते बहुत सारी संख्या रूट में आएंगी। तो ये सारी धनात्मक पूर्णांकों का, ये सभी क्या धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल है, अपरिमेय होते हैं। अब पूछ रहा है क्या ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं? हम देखते हैं, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, क्योंकि 1 का अगर तुम स्क्वायर करोगे, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। तो अगर 1 को तुमने रूट में डाल दिया तो इसका मान 1 बाहर आ जाएगा, है ना। 1 को अगर तुमने क्या कर दिया, रूट में डाल दिया, 1 को तुमने रूट में डाल दिया तो इसका मान रूट से बाहर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, ये तो हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अगर हम √2 लेते हैं तो √2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर में निकल नहीं सकता, ये √2 का √2 रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय हो जाएगा। अगर फिर हम √3 लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, √3 रहेगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर हम √4 लेते हैं, क्या लेते हैं, √4, तो ये हमारा +-2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे +-1 बाहर निकलेगा, यहाँ पे भी क्या निकलेगा, +-2। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो परिमेय हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल कभी परिमेय हो रहा है, कभी अपरिमेय हो रहा है, कभी परिमेय हो रहा है। अब वैसे देख लो, √9 तुम्हारा क्या है, परिमेय संख्या है, √8 तुम्हारा क्या है, अपरिमेय है। तो कभी परिमेय हो रहा है, कभी अपरिमेय हो रहा है। जो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, हमें यहाँ से पता चलता है कि अपरिमेय तो नहीं होगा, कभी परिमेय होगा, कभी अपरिमेय होगा, कभी परिमेय होगा, कभी अपरिमेय होगा। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। एक संख्या क्या, हजारों संख्या है इस पर,
रूट 4 जो है वो तुम्हारा क्या है, वर्गमूल है। रूट 4 क्या है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल ले लो तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, बहुत सी संख्या है। एक संख्या क्या बहुत सी संख्या है ले सकते। रूट 9 है, 9 जो है 9 का वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। उसी तरह 16 का वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह 25 का वर्गमूल करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बहुत सी सारी संख्या है जिनका वर्गमूल क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या साबित हो रहा है कि सभी ये कथन क्या है, गलत है। ये कथन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय नहीं होगा, अपरिमेय नहीं होगा। कभी परिमेय, कभी अपरिमेय होगा। उदाहरण के लिए अगर इसने उदाहरण मांगा है तो उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए कि 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल मतलब 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, है ना। उसी तरह अगर हम 3 का वर्गमूल निकालें, 3 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल वो क्या होगा, रूट 3 होगा, जो अपरिमेय है, अपरिमेय है, जो परिमेय है। समझ में आ गया बेटा। तो कभी भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, वो परिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। देखो बेटा, रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, याद रखना है, क्योंकि रूट 5 का कोई वर्गमूल नहीं होता। ठीक है है ना, रूट 5 वर्गमूल है, इसको हम रूट से निकाल ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिस पे पावर 2 करने पे 5 आ जाए। ठीक है, रूट 5 है, रूट 5 पे पावर 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो बेसिकली रूट 5 ही तो आया वो, तो इसका मतलब रूट 5 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। रूट 5 को कैसे करना पड़ेगा, तो देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं। रूट 5 को ये लिख दिया हमने, अब इसको तोड़ के लिखो। तुम इसे लिख सकते हो 4 जोड़ 1, लिख सकते हो कि नहीं बेटा। 4 क्या हो जाएगा, 4 जोड़ 1, 4 जोड़ 1 5 हो जाएगा। अच्छा, 4 को तुम कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो हमको पता चल गया कि जब अगर हम संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा पे नीचे जो आधार है उसे हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 यूनिट का लेना पड़ेगा, और जो हमारा लंब होगा उसे हमें कितने यूनिट का लेना पड़ेगा, 1 यूनिट का। ठीक है, तो हम चलो संख्या रेखा हम बनाते हैं। संख्या रेखा हमने बना लिया, यहाँ पे हमने 0 डाल दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 डाल दिया, यहाँ पे हमने 2 डाल दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट लेना पड़ेगा। कितना यूनिट लेना पड़ेगा, 2 यूनिट। तो ये हो गया 1 यूनिट और ये हो गया 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट लिया, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारा प्रकार होगा ना उससे क्या करना पड़ेगा, ऐसे खोल के 1 यूनिट मेजर जरूर कर लेना, 1 यूनिट जरूर नाप लेना। ठीक है, फिर 2 यूनिट नीचे वाले आधार को हमें 2 यूनिट रखना है। तो यहाँ पे से क्या करना, एक लंब खींचना, है ना, जो परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं, परपेंडिकुलर खींचना। तो ये 90 डिग्री का बना लेगा। तो ये पूरा जो है तुम्हारा ये 2 यूनिट का हो जाएगा। कितने यूनिट का हो जाएगा, 2 यूनिट का हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2, तो पूरा 2 यूनिट हो जाएगा। अब तुमने जो कम प्रकार से नापा है उस 1 यूनिट को यहाँ पे लेके कहीं पे कट कर लेना। ठीक है बेटा, थोड़ा ऊपर कट करते हैं, यहाँ कहीं पे कट कर लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें नीचे वाला तो 2 यूनिट चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 2 यूनिट कर दोगे तो 2 यूनिट चाहिए, तो ये 2 यूनिट हो गया। और यहीं से एक लंब खींच के हमने 1 यूनिट का बना दिया। तो ये पूरा कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का है। अब क्या करना है हमें, 90 डिग्री बन गया, बस एक कर्ण बना दो, यहाँ से एक स्केल लो और मिला दो इसको
मिल गया हमारे पास ये, कोई दिक्कत? अब ये मिल गया तो इसका मतलब अब ये क्या बन गया हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब और आधार का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, कर्ण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा √2 का स्क्वायर, √2 नहीं सॉरी 2 का स्क्वायर और जोड़ 1 का स्क्वायर, ये बराबर कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा के लिए क्रियाकलाप, मतलब तुम्हारे एक्टिविटी दे रखा है, क्लास एक्टिविटी दे रखा है। ठीक है, क्लास एक्टिविटी क्या है, ये कक्षा के लिए क्या क्रियाकलाप दे रखा है। कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाइए। ठीक है, क्या करना है, कागज़ की एक शीट ले लेना है। कागज़ की शीट जानते हो ना, कागज़ की शीट इस तरीके से ले लेना है, पेपर। ठीक है, वही बोल रहा है। और नीचे जो दी गई विधि है उससे वर्गमूल सर्पिल बनाइए। अब वर्गमूल सर्पिल कैसे बनेगा उसके लिए तुम्हें नीचे बता रखा है। ठीक है, सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट ओपी खींचिए। एक बिंदु क्या करना है, ओ लेना है। क्या लेना है, उस शीट पे क्या लेना है, एक बिंदु ओ लेना है। उस शीट पे क्या लेना है, एक बिंदु ओ लेना है, जैसे यहाँ पे लिया गया ओ। ठीक है, और उससे क्या करना है, एकक लंबाई, एकक लंबाई में मतलब 1 यूनिट का, जैसे यहाँ पे लिया 1 यूनिट की लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है, लाइन सेगमेंट खींचना है, लाइन सेगमेंट खींचना है। ठीक है, ओपी खींचिए। उसको नेम क्या दे दिया इसने, ओपी दे दिया है। चलो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। एकक लंबाई वाले ओपी को एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। अब OP पे फिर एकक लंबाई वाला क्या खींचना है, तुम्हें एक रेखाखंड खींचना है 1 यूनिट का। देखो ये 1 यूनिट खींचा, फिर इस पे क्या करना है, लंब डाल के फिर इसको भी 1 यूनिट खींचना है। ठीक है, उसके बाद OP2। अब ये जो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कितना है हमारा, 1 है, ये 1 है। तो ये वाली जो लाइन है ये कितने की बन जाएगी, ये √2 की बन जाएगी। अब OP2 पे क्या करना है, एक लंब खींच के P2 P3, ये भी 1 यूनिट का रखना है ना। OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3, देखो बोल दिया, OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। देखिए अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए, तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O P1 P2 PN P4 प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें मिलाकर √2 √3 √4 को दर्शाने वाली एक सुंदर सर्पिल बना सकते हैं। जैसे हम बनाते थे ना, √2 √3 √4 इस तरीके से बनाते थे, √5 इस तरीके से ये सब बनाते थे। तो ये वही बनाने के बता रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं ना, एक ही सर्पिल पे बना लेना। कैसे, देखो क्या किया हमने, एक पॉइंट O लिया, कागज़ पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट O ले लेंगे। अब उससे 1 यूनिट की लंबाई वाला एक रेखाखंड खींचेंगे, 1 यूनिट की लंबाई वाला। इसको हम P1 नेम दे देंगे। क्या क्या कर देंगे, P1 नेम दे देंगे। ये हो गया हमारा 1 यूनिट का। ठीक है, इसको हम क्या नेम देंगे, P1। अब भाई साहब ने कहा है कि इसी पे फिर एक लंब खींचना है। क्या खींचना है, एक लंब खींचना है। इसका भी क्या होना चाहिए, अब इसको भी 1 यूनिट का काट लो, इसको भी 1 यूनिट का काट लेना है। ठीक है, अब इसे मिला दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P2। तो OP1 पे एक लंब रेखाखंड खींचा, क्या, P2। अब ये जो लाइन बन गया 1 यूनिट का, ये लाइन हमारा क्या बन गया, P1 P2। तो P1 P2 हमारा क्या है, अच्छा सबसे पहले OP1 हमारा क्या है, 1 यूनिट का है। P1 P2 फिर जो लंब रेखाखंड बनाया हमने वो भी हमारा क्या है, 1 यूनिट का है। ठीक है, P1 P2। तो मुझे बताओ OP2 कितने यूनिट का होगा, OP2 ये लाइन। तो जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर बन के ये क्या बन जाएगा, √2 का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, √2 का। अब इन्होंने फिर कहा है कि अब जो P2 है ना, अब OP2 है जी, ये जो है P1 P2, इस पे एक रेखाखंड खींचो। क्या बोल रहा है, OP2 पर एक लंब रेखाखंड खींचो, OP2। अच्छा OP2, ये बोला OP2। अब इस पे क्या करो, क्योंकि अब जो लंबाई खींचेंगे ना वो इसी पे तो परपेंडिकुलर होगा। OP2 ये रहा, इस पे एक लंब रेखाखंड खींचना है। ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। इसको भी तुमको क्या करना है, 1 यूनिट ले लेना है। कितना लेना है 1 यूनिट ले लेना है।
अब ये हमारा क्या हो जाएगा, P3 का हो जाएगा। ये कितना का हो जाएगा, P3 का। तो P2, अच्छा OP2 हमारा कितना हो गया, √2 यूनिट का। उसके बाद P2 P3 हमारा कितना हो गया, P2 P3 हमारा कितना हो गया, ये देखो, ये P2 P3 ये भी 1 यूनिट का है। अब उसके बाद अगर हम इसको मिला देते हैं सीधा O से लाकर, तो ये हमारा कितने का बन जाएगा, देखो ये √2 का और ये 1 का, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो ये जो हमारा बन जाएगा वो कितने का बन जाएगा, √3 का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा √3 का बन जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है, अब इस पे अब OP3 पे एक लंब रेखा खंड खींचो। OP3 हमारा कितने का बन गया, OP3 हमारा 1 यूनिट का बन गया। कितने यूनिट का बन गया, 1 यूनिट का। अब इस पे भी एक लंब रेखा खंड खींचना है। चलो एक लंब रेखा खंड खींच दिया 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसको भी तुम्हें क्या करना है, 1 यूनिट काट लेना है। इसको P4 मान लेना है, 1 यूनिट काट लेना है। तो यहाँ पे 1 यूनिट हो गया। अब इसे मिला दोगे जब तुम यहाँ पर, ठीक है, तो ये √3 और ये √1, तो ये कितने का बन जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा। तो ये वाला जो तुम्हारा बनेगा ये क्या बनेगा, √4 का बन जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ पे एक लंब खींचो इस तरीके से, तो तुम्हारे पास देखो OP3 आ गया, तो यहाँ पे P3 P4 तुम्हारे पास कितना बन गया, 1 यूनिट का, और OP4 तुम्हारे पास कितने का बन गया, √4 यूनिट का। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचोगे, फिर इसको 1 यूनिट कट करोगे P5, तो ये 1 यूनिट हो गया। ये लंब है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से एक रेखाखंड मिला दोगे यहाँ पर, तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, P4 P5 तुम्हारे कितने का यूनिट का बन जाएगा, 1 यूनिट का। उसके बाद OP5 तुम्हारा कितना बन जाएगा, देखो √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ही होगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, √5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। तो ये OP5 तुम्हारा √5 बन जाएगा। यहाँ तक हम आ गए, बहुत अच्छी बात है भाई। √4 का स्क्वायर तो 4 ही होगा ना, हाँ √4 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, तो ये √5 का बन जाएगा। तो इसी तरह तुम जैसे जैसे आगे बनाते चले जाओगे ना, तो ये पूरा एक क्या बन जाएगा, ये मुझे लग रहा है कुछ क्या बन जाएगा, पॉलीगॉन टाइप का कुछ बन जाएगा। ये लास्ट में ऐसे करते 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 जब आओगे तो फिर दोबारा P1 पे तुम आ जाओगे, तो पूरा एक पॉलीगॉन टाइप का बन जाएगा। तो इसी को एक सर्पिल नेम दे दिया, सर्कल नहीं देके सर्पिल नेम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो OP1 OP2 OP3 मतलब OPN-1, क्या इसको बोल देंगे, देखो P1 है, P2 है और P3 है। और यहाँ पे देखो P3 है और P4 है, P3 है और P4 है, 3 है और उससे एक ज़्यादा है, 3 है और उससे एक ज़्यादा अगला वाला P के साथ लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये छोटा वाला नंबर है उसको n-1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n-1 मान लेते हैं। तो छोटा वाला नंबर इसमें क्या क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है। अच्छा मुझे बताओ क्यों मैं 1, 2 और 3 को छोटा वाला नंबर मान रहा हूँ, क्यों मैं मान रहा हूँ 1, 2, 3 को छोटा वाला नंबर, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है तो OP के साथ भी 3 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 है, P1 P2 में 2 है तो OP के साथ भी 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो छोटे वाले नंबर को हम क्या मानते हैं, n1। अच्छा हालांकि ये छोटा वाला नंबर आगे चल के बड़ा वाला नंबर बन जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है पहले 1 छोटा था, अब यहाँ पे 2 वाला छोटा हो गया, क्यों, क्योंकि आगे P2 P3 भी तो आ जा रहा है, तो 2 छोटा हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक को Pn-1 मान लेते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं, Pn-1 और Pn। तो n का मान अगर तुम 5 लेते हो, n का मान क्या लेते हो, 5 लेते हो, n का मान अगर तुम 5 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, n का जगह पे n-1 कितना हो जाएगा, 4, P4 P5 बन गया। यहाँ पे P4 P5 कहाँ है, P4 P5 ये रहा। उसके बाद OPn-1 बन जाएगा, तो OPn-1, तो देखो n का मान तुमने 5 लिया था तो OP4 तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये OP4 बन जाएगा। इसी तरह से अपना बनाना है, ठीक है। ये एक सर्पिल बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, एक सर्पिल बन जाता है ये। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ना है हमें दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है बेटा, दशमलव प्रसार। इसको पढ़ने से पहले क्या बोला है, 10/3 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अब देखो दशमलव प्रसार पढ़ने के लिए तुमको पता करना पड़ेगा
कि जब हम परिमेय संख्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हमने बोला ना ये वास्तविक, हम नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ठीक है, वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं हम। तो जब हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो देखो दशमलव प्रसार दो तरीके के होते हैं। दशमलव प्रसार दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारे पास दशमलव प्रसार की जब हम बात करते हैं, इसे मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूँ, इस पे बाद में आएंगे क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दशमलव प्रसार के बारे में जानना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं। दशमलव प्रसार, तो देखो बेटा दशमलव प्रसार दो तरीके के होंगे। पहला होगा शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और अशांत दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको भी एक्सपेंशन लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है कि ये जो शांत दशमलव प्रसार हो जाता है ना, ये भी दो तरीके के हो जाते हैं। ये शांत दशमलव प्रसार कितने तरीके के हो जाते हैं? दो तरीके के। पहला क्या हो जाता है? ठीक है, पहला क्या हो जाता है हमारा, अशांत कितने तरह के हो जाते हैं? अशांत दो तरह के हो जाते हैं। पहला हो जाता है अनवसानी आवर्ती। क्या हो जाता है? आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, और दूसरा हो जाता है अनवसानी अनावर्ती। क्या हो जाता है? अनावर्ती। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है बेटा, हो गया। तो हमने क्या किया, दशमलव प्रसार को दो भाग में बांट दिया। पहला शांत दशमलव प्रसार जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, दूसरा हो जाता है अशांत दशमलव प्रसार जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को दो पार्ट में हो जाता है, एक तो अनवसानी आवर्ती जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं, और एक हो जाता है अनवसानी अनावर्ती जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे कैसे हो जाता है। सबसे पहले हम शांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? शांत दशमलव। इसी पे पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसी पे पढ़ लेते हैं। शांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे कि मान लो अगर मैंने 2/5 लिखा, क्या लिखा? 2/5। तो इसको तुम क्या करोगे? 2/5 को, तो तुमको पता है भाई नीचे अगर 5 हो तो ऊपर वाले को क्या करो? 2 गुना कर दो, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अच्छा 2 गुना करोगे तो 4 हो जाएगा, और इसके बाद 1 दशमलव लगा दो तो 0.4 हो जाएगा।
उसी तरह अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ, जैसे ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये शांत दशमलव प्रसार में बता रहा हूँ। अगर मैं 11/10 लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1.1 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर मैं तीसरे नंबर में 113/40 लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, 40 दूना 80 होता है, 40 या 120 हो जाएगा, तो 40 दूना क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देखो कैसे होता है, 113 है यहाँ पे 40 है, तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि 120 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो 3 का 3 ले जाएगा, 11 में 60 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है। तो ये बच जाएगा तुम्हारे पास 33 40 से छोटा है तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे 330 हो जाएगा। तो 40 पंचे 200 होता है, और 40 छक कितना, 40 पंचे कितना हो जाएगा हमारे पास, 200 हो जाएगा, और 40 छक कितना हो जाएगा 240, 280, तो इसके बाद 280, फिर उसके बाद हो जाएगा 320, 40 सत्ते 280 हो जाएगा, और उसके बाद 40 अठे 320 हो जाएगा, 40 अठे 320 हो जाएगा, 320 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये इसको दे देंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, 10 हो गया। अब 10 है यहाँ पे, फिर हमें 1 0 लगाएंगे तो 40 दूना क्या हो जाता है, 80 हो जाता है, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 20, 1 0 लगा देंगे तो 40 पंचे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये कट गया। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, 2.825। ठीक है। इन तीनों ही संख्याओं में तुम्हें एक चीज़ समानता नज़र आ रही होगी कि ये सभी संख्याएं दशमलव में तो जा रही हैं, लेकिन दशमलव के कुछ अंक बाद ये रुक जा रही हैं। दशमलव के कुछ अंक बाद क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। देखो ये 1.1 के बाद रुक जा रहा है, और ये दशमलव के 3 अंक बाद क्या है, रुक जा रहा है। 3 अंक के बाद क्या हो जा रहा था, हमारा शेषफल 0 आ जा रहा था। देखो कैसे, जब हम भाग दे रहे थे 113 को 40 से, तो हम क्या कर रहे थे, 40 दूना 80 कर रहे थे, तो ये 3 और ये भी 3, दशमलव लगा के यहाँ पे 0 किया तो कितना हो जाएगा, 40 अठे 320 था हमारा, ये 0, 3 में से हो जाएगा तो एक 10 हो गया था। फिर हमने क्या किया था, 1 0 लगा दिया था, फिर 40 दूना 80 कर दिया था, तो यहाँ पे क्या आ गया 20, फिर 0 लगा दिया था, 40 पंचे 200। तो देखो बेटा शेषफल कितना आ जा रहा है हमारे पास, शेषफल फिर कितना आ जा रहा है, शेषफल हमारे पास कितना आ जा रहा है, आखिर में दशमलव के बाद दशमलव में ही आखिर में कितना आ जा रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार जो दशमलव के कुछ अंक के बाद ख़त्म हो जाए, दशमलव के कुछ अंक के बाद क्या हो, ख़त्म हो जाए, मतलब उसका शेषफल अंत में दशमलव, जब उसे उस संख्या को दशमलव ले जाए तो दशमलव में उस संख्या के आने के कुछ अंक बाद शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब दशमलव में आने के बाद कुछ संख्या बाद वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं उसको हम, शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं उसको हम, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है बेटा, उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। कैसे हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे और शांत दशमलव प्रसार कैसे हो जाएंगे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 127 बटा, है ना, 127 बटा क्या लिख दिया, और रुको एक मिनट मैं कर लेता हूँ, 127 बटा 200 लिख दिया। क्या लिख दिया, 127 बटा 200 लिख दिया। क्या ये दशमलव के कुछ अंक बाद ख़त्म हो जाएगा, देख लेते करके। 127 है और ये 200, तो 200 तो 127 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 लगा दो। अब ये हो गया 1270, तो 200 छक क्या होता है, 1200, और 200 सते 1400 हो जाएगा, तो 200 छक क्या लगा देंगे हम, 1200। तो इधर बच जाएगा हमारे पास खड़े खड़े 70 बच जाएगा। अब 70 है तो यहाँ पे 0 लगा दो अपनी मर्ज़ी से, है ना, एक 0 लगा सकते हैं, दूसरा 0 लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। तो 200 700 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 200 चौक 800 हो जाता है, तो 200 तिया 600 कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक 0 अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, क्योंकि एक और 0 लगाओ तो यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। तो 1000 है, तो हम जानते हैं 200 पंचे कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। देखो दशमलव के 3 अंक के बाद ये क्या हुआ, ख़त्म हो गया। दशमलव के 3 अंक आते आते क्या हुआ, ये ख़त्म हो गया। दशमलव के 3 अंक आते आते इसका जो शेषफल है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो है 127 बटा 200
127/200 ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 127/200 ये हमारा क्या है, ये 0.635 है और ये एक क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, क्योंकि दशमलव के कुछ अंक के बाद ये क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, शांत दशमलव प्रसार की पहचान कैसे करेंगे, तो देखो बेटा इसकी पहचान करने का तरीका क्या है कि नीचे में जो भी संख्या दे रखी है, नीचे में जो भी संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पे 200 दे रखा है, तो जब हम 200 का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमको पता चलता है 2 इकाई 2 0 0, फिर इससे करेंगे तो 50 मरतबे में, फिर ये करेंगे तो 25 मरतबे में, फिर इधर करेंगे तो 5 5 25, 5 इकाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, 200 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 पे पावर 3 और गुना 5 पे पावर 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड पे 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 आ रहा है। तो हमें देखना है कि इधर वाली संख्या वो सम संख्या है। अगर ऐसा नंबर आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक सम संख्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक सम संख्या आ रहा है, या सिर्फ 5 आ रहा है या सिर्फ सम संख्या आ रहा है, याद रखो, या तो सम संख्या आ रहा है या तो सिर्फ सम संख्या आ रहा है। इधर मैं ये लिख दिया, पहले याद रखना है, या तो हर सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो। सम संख्या हो कहने का मतलब एग्जाम्पल में अगर हम ले लें तो 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, 10 नहीं 2 4 8, 8 तक ही रखो। ठीक है, 16 हो सकता है, ये सब हो सकता है, 10 16 10 2 4 6 तो हम खा ही गए 6 तो हट ही गया, 2 4 6 8 10 12, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई ये क्या है, ये 4 है, अब ये क्या हो गया, 6 हो गया। अच्छा, हम अगर 6 को लिखते हैं तो 6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना 3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 6 में 2 गुना 3 आ गया, कितना आ गया, 6 में 2 गुना 3 आ गया। तो मान लो अगर 6 को हमने 5 से गुना कर दिया तो कितना आ जाता है, ये 30 आ जाता है। तो इस 30 का जब हम दशमलव प्रसार लिखेंगे तो ये 2 गुना 3 गुना 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया ना। विषम संख्या नहीं आना चाहिए। हर जो होगा ना डिनोमिनेटर, जिसको हम बोलते हैं, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 आए, इसे मैं थोड़ा चेंज करूँगा, या तो सिर्फ 2 आए, या तो सिर्फ क्या आए, 2 आए। ऐसी संख्या जिसमें अदर 2 के सिवा और कोई भी संख्या आ जाए वो संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, या तो सिर्फ क्या आए, 2 आए, या तो सिर्फ क्या आए, 2 आए, या 5 आए, या 2 गुना 5 आए। ठीक है, या तो सिर्फ 2 आए, या तो 5 आए, या 2 गुना 5 है, या तो सिर्फ 2 आए, या सिर्फ 5 आए, या 2 गुना 5 आए, तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर किसी के जैसे इसका डिनोमिनेटर देखो, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आया है तो ये शांत है। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 10 आया, तो 10 क्या होता है, 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी शांत दशमलव। अब इसको देखो 113 नीचे 40 आ गया, 40 क्या होता है, 8 पंचे 40 होता है। तो देखो 8 क्या है, बोलोगे सर 8 तो 2 नहीं है, अरे भाई 8 है ना, 2 पे पावर 3 है ना 8, 2 गुना 5, 2 पे पावर 3 मतलब 2 गुना 5, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार आ जाएगा। तो शांत दशमलव प्रसार को पहचानने का यही तरीका है कि डिनोमिनेटर देखना है, हर हमको देखना है, हर में या तो 5 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 2 गुना 5 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम पहचान लेंगे देखते ही कि वो शांत दशमलव प्रसार है। तो ठीक है बेटा, आज हम इतना ही यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, कल हम जो बात करेंगे किस पे, अशांत दशमलव प्रसार पे, कि उसके दो भाग होते हैं, अनुसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती, तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखना, जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं, शांत दशमलव प्रसार होते हैं, वो हमेशा परिमेय संख्या होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। शांत दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय संख्या होते हैं।
हमेशा परिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। हमेशा शांत दशमलव प्रसार क्या होगा? हमेशा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय संख्या होगा। कल हम बात करेंगे, इसमें भी बताएंगे कि ये वाला जो है ना, ये हमेशा परिमेय संख्या होता है, ये वाला हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये भी हम बताएंगे। इसको कैसे हम करेंगे, इसको कैसे करेंगे, कल हम पढ़ेंगे। फिर उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद आगे हम जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके फिर चैप्टर को अपने क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे, अपने अध्याय को ख़त्म करेंगे, फिर अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।